हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलएलबी 6 सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र के लिए जो इंश्योरेंस लॉ है, बीमा विधि, उसके लिए एमसीक्यूज आप सब लोगों के लिए उपलब्ध हैं। जो भी एमसीक्यूज अभी हमें अवेलेबल हो पाए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे एमसीक्यूज का बड़ा प्यारा सा वीडियो आप सब लोगों के लिए है। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथियों को शेयर करिएगा, क्योंकि 6वां प्रश्न पत्र, 5वां प्रश्न पत्र और ये 6वां सेमेस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का बैक लग जाता है, तो बड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, सुनेंगे और तैयार करेंगे। 2-3 बार सुनेंगे तो तैयार हो जाएगा। पाठ्यक्रम पर आधारित ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। पहला प्रश्न है, नंबर 1 प्रश्न, भारत में बीमा शब्द की बीमा की उत्पत्ति एवं विकास क्रम में सर्वप्रथम किस बीमा का विकास माना जाता है? यानी भारत में बीमा की उत्पत्ति एवं विकास के क्रम में सर्वप्रथम किस बीमा का विकास माना जाता है? तो इसका उत्तर बी सही है, समुद्री बीमा। सबसे पहला जो माना जाता है विकास क्रम में, तो सबसे पहले समुद्री बीमा हुआ करते थे। तो इसका आंसर बी सही है, उत्तर इसका राइट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक रूप से समुद्री बीमे का विकास किया गया था। किसके द्वारा समुद्री बीमे का विकास किया गया? तो जो इसका आंसर है वो ए सही है, यहूदियों द्वारा। जो ज्यू लोग थे, यहूदी लोग थे, उन्होंने सबसे पहले समुद्री बीमे का विकास किया। टेक्नोलॉजी में यहूदी लोग बहुत आगे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम बीमा शब्द की उत्पत्ति की गई थी। ऑप्शन इस प्रकार है, यहूदियों द्वारा, बेबीलोनिया, ग्रीक एवं रोम के निवासियों द्वारा, नंबर सी इंग्लैंड द्वारा, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बीमा शब्द की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है बेबीलोनिया, ग्रीक एवं रोम के निवासी। बेबीलोनिया, ग्रीक और रोम के निवासियों द्वारा बीमा शब्द की उत्पत्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम भारतीय बीमा कंपनी ट्राइजन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता में किस सन में स्थापित हुई? प्रथम भारतीय बीमा कंपनी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता में किस सन में स्थापित हुई? इसका सी आंसर सही है, सन 1850 में। सन 1850 में सबसे पहली बीमा कंपनी कलकत्ता में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जीवन बीमा का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में जीवन बीमा का प्रादुर्भाव कब हुआ? ऑप्शन है सन 1818 में, 19 में, या 20 में, या 25 में। तो इसका आंसर है वो सही है, 1818 में। जीवन बीमा का प्रादुर्भाव भारत में हुआ 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, बीमा जोखिम के सामूहिक वहन को परिभाषित किया है। किसने परिभाषा दी? डिन्सडेल ने दी, या फिर मैवन गिल ने दी, या फिर मैकलिन ने, या फिर जॉन मैगी ने। तो इसका उत्तर बी सही है, बीमा जोखिम के सामूहिक वहन को किसने परिभाषित किया? तो उत्तर है मैवन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बीमा एक साधन है जिसके द्वारा कुछ की हानियां बहुतों में बांटी जाती है। ये परिभाषा किसने दी? नंबर ए डिन्सडेल ने, या फिर थॉमस ने, या फिर मैकलिन ने, या फिर मैगी ने। तो बीमा एक साधन है जिसके द्वारा कुछ की हानियां बहुतों में बांटी जाती हैं, ये परिभाषा दी है डिन्सडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बीमा एक योजना है जिसके द्वारा लोग बड़ी संख्या में संयुक्त होकर व्यक्तियों के जोखिम को सबके ऊपर अंतरित करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? मैकलिन की है, मैवन गिल की है, अथवा जॉन मैगी की है, या डिन्सडेल की है? तो ये परिभाषा दी है नंबर सी, जॉन मैगी।
बीमा एक योजना है जिसके द्वारा लोग बड़ी संख्या में संयुक्त होकर व्यक्तियों के जोखिम को सबसे ऊपर अंतरित करते हैं। ये परिभाषा दी है जॉन मैगी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास ये करेंगे कि अब केवल सही आंसर ही पढ़ेंगे जिससे कि वो ट्रिगर होता चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बीमा किसी व्यक्ति द्वारा आसानी से वहन न की जा सकने वाली संभावित आर्थिक हानि को बड़ी संख्या में व्यक्ति को बांटने का एक तरीका है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है नंबर डी, मैकलिन की। मैकलिन ने यह परिभाषा दी कि बीमा किसी व्यक्ति द्वारा आसानी से वहन न की जा सकने वाली संभावित आर्थिक हानि को बड़ी संख्या में व्यक्त करने का एक तरीका है। उत्तर नंबर डी, मैकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बीमा की प्रकृति है। ऑप्शन इस तरीके से है, बीमा संभाविता पर आधारित है, बीमा अनुबंध पर आश्रित होता है, बीमा जोखिम के निराकरण का तरीका है, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी है, बीमा संभाविता पर भी आधारित होता है और बीमा अनुबंध पर भी आश्रित होता है और बीमा जोखिम का निराकरण का एक तरीका है। जोखिम से बचने के लिए बीमित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बीमा के प्रधान अथवा प्रमुख कार्य होंगे। नंबर ए, निश्चितता प्रदान करना अथवा सुरक्षा प्रदान करना अथवा जोखिमों का वितरण, या उपरोक्त सभी। तो सभी इसके सही आंसर है। बीमा के प्रधान अथवा मुख्य कार्य होंगे निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना और जोखिमों का वितरण। इसलिए नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बीमा के निम्न में से कौन से सहायक या गौण कार्य हैं? नंबर ए, पूंजी की व्यवस्था करना, नंबर बी, व्यवसायिक कुशलता, नंबर सी, हानियों की संभावनाओं को समाप्त करना, या नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे सही हैं। बीमा निम्न में से बीमा के कौन कौन से सहायक या गौण कार्य हैं? तो पूंजी की व्यवस्था हो जाती है, व्यवसायिक कुशलता, हानियों की संभावनाओं को समाप्त करना, ये बीमा के सहायक या गौण कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बीमा के वर्गीकरण में बीमा व्यवसाय के अनुसार कौन सा बीमा अलग है? जीवन बीमा अलग है, साधारण बीमा अलग है, सामाजिक बीमा अलग है, या गारंटी बीमा अलग है? तो इसमें गारंटी बीमा सबसे पृथक है। बीमा के वर्गीकरण में बीमा व्यवसाय के अनुसार कौन सा बीमा अलग है? गारंटी बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संपत्ति बीमा के अंतर्गत आते हैं अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, पशु बीमा, या सभी? तो ये सभी बीमा के अंतर्गत आते हैं, चाहे समुद्री बीमा हो या अग्नि बीमा हो या पशु बीमा हो, सभी बीमा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बीमा के बुनियादी सिद्धांत क्या है? बीमा के जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या है? जो बीमा है उसके बुनियादी सिद्धांत ऑप्शन इस तरीके से है, सहकारिता का सिद्धांत, संभाविता का सिद्धांत। तो ये दोनों ही सही है, सहकारिता और संभाविता का सिद्धांत। नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बीमा के विशेष या संविदात्मक सिद्धांत क्या है? तो आंसर इस तरीके से है, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, नंबर बी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, नंबर सी, आश्वासन का सिद्धांत, और नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सभी इसके सही ऑप्शंस हैं। बीमा के विशेष या संविदात्मक सिद्धांत क्या है? बीमा योग्य हित का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, या आश्वासन का सिद्धांत। तो ये सभी के सभी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी वैध संविदा के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। प्रत्येक पक्षकार कैसा होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। नंबर सी, किसी कानून के अंतर्गत संविदा करने हेतु अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसी बीमा अनुबंध, क्वेश्चन नंबर 18, किसी बीमा अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति तक मानी जाती है जबकि प्रभाव के बिना की गई हो। नंबर 1,
उत्पीड़न, नंबर बी अनुचित प्रभाव, नंबर सी कपट या धोखा, या नंबर डी उपरोक्त सभी। तो किसी विवाह अनुबंध के लिए जो स्वतंत्र सहमति तभी तक मानी जाती है जब ये सब इनका सबका प्रभाव ना हो, उत्पीड़न का, अनुचित प्रभाव का, या कपट या धोखे का। इसलिए ये सब सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, किसी भी अनुबंध का उद्देश्य तब वैध माना जाता है जबकि नंबर ए वह अनुबंध किसी अधिनियम द्वारा वर्जित हो, नंबर बी न्यायालय अनुबंध को उचित एवं युक्त समझता हो, नंबर सी न्यायालय उसे लोक नीति के विरुद्ध समझता हो, नंबर डी न्यायालय अनुबंध को अनैतिक समझता हो। तो बी इसका राइट आंसर है, न्यायालय अनुबंध को उचित और जो है युक्त समझता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ज्यादा स्क्रॉल हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 20, बीमा योग्य हित उस प्रकृति का हित है जिससे बीमाकृत घटना के घटित होने पर संपत्ति के धारक को आर्थिक हानि होती है। इसको परिभाषित किया गया है। किसने परिभाषा दी? पैटसन ने दी, रीगल तथा मिलर ने, लुमिना ने, या प्रोफेसर हंसल ने। तो इसकी जो परिभाषा दी हुई है वो रीगल और मिलर ने दी। बीमा योग्य हित उस प्रकृति का हित है जिससे बीमा कृत घटना के घटित होने पर संपत्ति के धारक को आर्थिक हानि होती है। ये परिभाषा दी है रीगल तथा मिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बीमा योग्य हित एक वित्तीय संकट जो बीमित करने योग्य हो के रूप में परिभाषित किया है। किसने परिभाषा दी है? हंसल ने, या फिर फ्राउफर्ड ने, या पैटरसन ने, या फिर रीगल और मिलर ने। तो इसकी ये परिभाषा दी है प्रोफेसर हंसल ने। बीमा योग्य हित एक वित्तीय संकट जो बीमित करने योग्य हो के रूप में परिभाषित किया है इसने, प्रोफेसर हंसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बीमा योग्य हित की उत्पत्ति के कारण है। नंबर ए स्वामित्व, नंबर बी लाभ, नंबर सी बंधक, और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बीमा योग्य हित की उत्पत्ति का कारण स्वामित्व ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बीमा योग्य हित निहित होना निम्न समय पर जरूरी है, क्या गलत है? नंबर ए सामुद्रिक बीमा में बीमा करवाते समय, नंबर बी जीवन बीमा में बीमा करवाते समय, नंबर सी सामुद्रिक बीमा में क्षतिपूर्ति का दावा करते समय, नंबर डी अग्नि बीमा करवाते समय तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का दावा करते समय। तो बीमा योग्य हित निहित होना सामुद्रिक बीमा में बीमा करवाते समय जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बीमा योग्य हित की सीमा जीवन बीमा में क्या होगी? नंबर ए एक व्यक्ति का अपने जीवन में असीमित बीमा योग्य हित होता है, नंबर बी एक पति का अपने पत्नी के जीवन में तथा पत्नी का अपने पति के जीवन में बीमा योग्य हित होता है, नंबर सी एक ऋणदाता का ऋण की सीमा तक ऋण के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। तो ये सभी इसके ऑप्शन सही है और डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अग्नि बीमा में निम्न में से कौन बीमा योग्य हित नहीं माना जाएगा? नंबर ए संपत्ति के स्वामी का अपनी संपत्ति में, नंबर बी साझीदारी का अन्य साझीदारी की संपत्ति में, नंबर सी एजेंट का प्रधान के माल में, नंबर डी गिरवीकर्ता का गिरवी रखे माल में। तो अग्नि बीमा में कौन सा बीमा योग्य हित नहीं माना जाएगा? साझेदारी का अन्य साझेदारी की संपत्ति में। तो बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सामुद्रिक बीमा में निम्न में से कौन बीमा योग्य हित नहीं होता? नंबर ए जहाज के स्वामी का जहाज में, नंबर बी माल के स्वामी का माल में, नंबर सी यात्रियों का अपने सामान में, नंबर डी जहाज के स्वामी का जहाज के माल में। तो डी ही इसका राइट आंसर होगा। सामुद्रिक बीमा में कौन बीमा योग्य हित नहीं होता?
नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जहाज के स्वामी का जहाज के माल में। नंबर 27, यदि राम ने 1.5 लाख रुपए का बीमा करवाया, गोदाम में आग लग जाने से 3 लाख रुपए का माल जलकर राख हो जाता है, तो राम को कितने रुपए तक प्राप्त करने का अधिकारी है? नंबर ए 3 लाख तक, नंबर बी 1.5 लाख रुपए तक, नंबर सी 2 लाख तक, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जितने का बीमा करवाएंगे क्षतिपूर्ति केवल उतनी ही रकम की होगी, उससे अधिक क्षतिपूर्ति हमें प्राप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि राम ने 1.5 लाख रुपए का बीमा करवाया है, गोदाम में आग लग जाने से 1 लाख रुपए का माल जलकर राख हो जाता है, तो बीमा कंपनी कितनी क्षतिपूर्ति करेगी? नंबर ए 1 लाख रुपए, नंबर बी 1.5 लाख रुपए, नंबर सी दोनों में से कोई भी राशि, और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जितनी क्षतिपूर्ति हो, जितनी क्षति होगी उतनी पूर्ति बीमा कंपनी करेगी, और अधिकतम इसकी पूर्ण राशि से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्याशन से आशय बीमा कंपनी को बीमादार के तृतीय पक्षों के विरुद्ध समस्त हितों का प्राप्त होना है, यदि बीमादार की संतोषप्रद रूप से पूर्ण क्षति हो जाए। यह शब्द किसके हैं? एक बार पुनः सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी। प्रत्याशन से आशय बीमा कंपनी को बीमादार के तृतीय पक्षों के विरुद्ध समस्त हितों का प्राप्त होना है, यदि बीमादार की संतोषप्रद रूप से पूर्ण क्षति हो जाए। ये शब्द किसके हैं? डिंसडेल के, या फिर बर्नार्ड बनाम कंपनी, सी फेडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट मुंबई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये शब्द किसके हैं? डिंसडेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिस्थापना के सिद्धांत की शर्तें हैं। नंबर ए, यह सिद्धांत केवल क्षतिपूर्ति अनुबंधों पर ही लागू होता है। नंबर बी, सामान्यतः इस सिद्धांत का प्रयोग बीमाकर्ता तभी कर सकता है जब उसने बीमित की क्षतिपूर्ति कर दी हो। नेक्स्ट नंबर सी, बीमाकर्ता इस अधिकार का प्रयोग कर उस सीमा तक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जिस सीमा तक उसने बीमित की क्षतिपूर्ति की हो। ही उपरोक्त सभी, तो ये सभी इसके सही ऑप्शंस हैं। प्रतिस्थापना की ये सभी शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, परम सद्विश्वास के सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत नहीं आते। नंबर ए, वह तथ्य जो बीमादार को स्वतः जानना चाहिए था। नंबर बी, ऐसी बातें जिन्हें बीमादाता आवश्यक समझता हो। नंबर सी, वह तथ्य जो सार्वभौमिक जानकारी की प्रकृति के हैं। नंबर डी, वह तथ्य जो बीमादाता को पहले से मालूम है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, ऐसी बातें जिन्हें बीमादाता आवश्यक समझता हो। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, अभिदय के सिद्धांत को लागू होने के लिए तत्व होने चाहिए, यानी अभिदय के सिद्धांत को लागू होने के लिए कौन कौन से तत्व चाहिए? नंबर ए, सभी पॉलिसियों के लिए एक ही विषय वस्तु होनी चाहिए। नंबर बी, पॉलिसियां हानि के समय लागू होनी चाहिए। नंबर सी, सभी पॉलिसियों में आवरित होने वाला हित एक समान होना चाहिए। नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, काउजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्ट्रेटर किस पर आधारित है? यानी काउजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्ट्रेटर किस पर आधारित है? नंबर ए, आसन्न कारण सिद्धांत। नंबर बी, परम सद्भाव का सिद्धांत। नंबर सी, परम सद्विश्वास का सिद्धांत। नंबर डी, अंशदान का सिद्धांत। तो ये इसका सही ऑप्शन है, आसन्न कारण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आश्वासन यानी वारंटीज के प्रकार में निम्न में से कौन सही है? नंबर ए, स्पष्ट या लिखित आश्वासन। नंबर बी, गर्भित या निहित आश्वासन। नंबर सी, वर्णात्मक आश्वासन या
या वचनात्मक आश्वासन, और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो डी इसका सही आंसर होगा। आश्वासन जो वारंटी है उनके प्रकार में ये सभी के सभी सही है, यानी स्पष्ट या लिखित आश्वासन, गर्भित या निहित आश्वासन, माणात्मक आश्वासन या वचनात्मक आश्वासन, या डी उपरोक्त सभी। तो सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, ये किनके शब्द है कि हानि अथवा क्षति की संभावना को ही जोखिम कहते हैं? डेनिनबर्ग के, या फ्रैंक एच नाइट के, या बून एवं क्रूज के, या उपरोक्त सभी? तो बी इसका राइट आंसर होगा, बून एवं क्रूज के ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किसी भी हानि की अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं, ये किसने परिभाषित किया? नंबर ए डेनिनबर्ग ने, या फ्रेंच एच नाइट ने, या फिर बून एवं क्रूज ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर होगा, डेनिनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जोखिम गणना योग्य अनिश्चितता है, इसको किसने परिभाषित किया? नंबर ए वेबस्टर डिक्शनरी, नंबर बी डेनिनबर्ग, नंबर सी फ्रैंक एच नाइट, नंबर डी बून एवं क्रूज। तो सी इसका सही आंसर होगा, फ्रैंक एच नाइट। जोखिम गणना योग्य अनिश्चितता को किसने परिभाषित किया? फ्रैंक एच नाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी जोखिम की विशेषताएं नहीं है? नंबर ए केवल वैध जोखिम का ही बीमा संभव है, नंबर बी बीमा योग्य जोखिम जनहित के अनुकूल हो, नंबर सी अवैधानिक जोखिमों का भी बीमा संभव है, नंबर डी जो घटनाएं निश्चित हो उनका बीमा नहीं कराया जा सकता। तो सी इसका राइट आंसर है, अवैधानिक जोखिमों का भी बीमा पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जोखिमों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर ए भौतिक या व्यक्तिगत संकट, नंबर बी आंतरिक संकट, नंबर सी व्यावसायिक संकट, या डी उपरोक्त सभी। तो डी ही इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जीवन बीमा से संबंधित भौतिक संकट क्या नहीं है? नंबर ए आयु, या फिर लिंग, या फिर लापरवाही, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य। तो सी इसका सही आंसर होगा, जीवन बीमा से संबंधित भौतिक संकट लापरवाही नहीं है। नेक्स्ट नंबर 41, नैतिक संकट की जोखिम बढ़ जाती है। नंबर ए जब प्रस्तावक का बीमा में पर्याप्त बीमा योग्य हित न हो, या फिर नंबर बी जब प्रस्तावक अपना इतिहास छिपा रहा हो, नंबर सी जब प्रस्तावक की आयु की तुलना में बीमा राशि अधिक हो, या डी उपरोक्त सभी। तो सभी इसके सही आंसर हैं। नैतिक संकट की जोखिम कब बढ़ जाती है? जब प्रस्तावक का बीमा में पर्याप्त बीमा योग्य हित न हो, या फिर जब प्रस्तावक अपना इतिहास छिपा रहा हो, या फिर जब प्रस्तावक की आयु की तुलना में बीमा की राशि अधिक हो गई हो। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बीमा योग्य जोखिमों की सामान्य श्रेणी क्या है? नंबर ए उत्तम प्रमाणित जोखिम, नंबर बी प्रमाणित जोखिम, नंबर सी घटिया जोखिम, या नंबर डी उपरोक्त तीनों। तो डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, प्रीमियम के संबंध में क्या सही है? नंबर ए प्रीमियम बीमा सेवाओं का मूल्य होता है जिसे बीमा करने वाला बीमा कंपनी को चुकाता है। प्रीमियम बीमा सेवाओं का मूल्य होता है जिसे बीमा करने वाला बीमा कंपनी को चुकाता है। ये प्रीमियम की परिभाषा। नंबर बी प्रीमियम के बदले कंपनी उसे सुविधा, लाभ, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नंबर सी प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक व त्रैमासिक होता है, और डी उपरोक्त सभी। तो ये इसके सभी सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्रीमियम बीमा पत्र के लिए मौद्रिक प्रतिफल है, ये किसका कथन है? प्रोफेसर मैगी का, या प्रोफेसर टेंसल का, या प्रोफेसर मैगिल का, या मैकलिन का? तो ये सही है, ये प्रोफेसर मैगी का कथन है। प्रीमियम बीमा पत्र के लिए मौद्रिक प्रतिफल मैगी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रीमियम वह प्रतिफल है जिसे बीमा कंपनी को जीवन बीमा पत्र के लिए प्रदान करती है। परिभाषित किसने किया है? नंबर ए प्रोफेसर मैगी ने, बी प्रोफेसर जेबी मैकलिन ने, नंबर सी प्रोफेसर मैकलिन ने, और नंबर डी
प्रोफेसर टेंशन में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, प्रोफेसर जेबी मैकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्रीमियम वो मौद्रिक प्रतिफल है जो बीमित द्वारा बीमाकर्ता को दिया जाता है। इस प्रकार यह बीमा अनुबंध के निर्माण का परम आवश्यक तत्व है। ये किसने परिभाषित किया? तो ये परिभाषा किसने दी है? मैकलिन ने, मैगिल ने, या हैंसल ने, या फिर मैगी ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रोफेसर हैंसल की परिभाषा है। प्रीमियम वो मौद्रिक प्रतिफल है जो बीमित द्वारा बीमाकर्ता को दिया जाता है। इस प्रकार ये बीमा अनुबंध के निर्माण का परम आवश्यक तत्व है। ये परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर हैंसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जीवन, किसी जीवन बीमा कंपनी द्वारा किसी बीमा या वार्षिक अनुबंध के लिए वसूल किया जाने वाला मूल्य प्रीमियम कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? नंबर ए प्रोफेसर मैगिल, नंबर बी प्रोफेसर हैंसल, नंबर सी प्रोफेसर मैगी, नंबर डी प्रोफेसर मैकलिन। तो एक बार बड़ा ध्यान से देखेंगे, किसी जीवन बीमा कंपनी द्वारा किसी बीमा या वार्षिक अनुबंध के लिए वसूल किया जाने वाला मूल्य प्रीमियम कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर मैकगिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बीमा प्रीमियम के प्रकार क्या क्या है? नंबर ए शुद्ध प्रीमियम, नंबर बी सकल प्रीमियम, नंबर सी ए और बी दोनों, नंबर डी कोई नहीं। तो सी ही इसका राइट आंसर होगा। बीमा प्रीमियम के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध प्रीमियम और सकल प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध एकांकी प्रीमियम क्या है? नंबर ए वह राशि जो बीमाकर्ता को एक मुश्त चुकाई जाती है। नंबर बी वह राशि जो बीमित द्वारा एक निश्चित समय के अंतराल में किस्तों में चुकाई जाती है। नंबर सी ए और बी दोनों सही है, नंबर डी ए और बी दोनों गलत है। तो शुद्ध एकांकी प्रीमियम वो राशि है जो बीमाकर्ता को एक मुश्त चुकाई जाती है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बीमे की लागत का अनुमान लगाया जा सकता है निम्न तत्वों की सहायता से। नंबर ए मृत्यु दर, नंबर 2 ब्याज दर, नंबर सी बीमा व्यवसाय में व्यय, और नंबर डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो बीमा की लागत का अनुमान मृत्यु दर पर, ब्याज दर पर, बीमा व्यवसाय में व्यय, इन सब से ही लगाया जा सकता है और डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, शुद्ध प्रीमियम की गणना की मान्यताएं हैं। नंबर ए प्रीमियम बीमा अनुबंध के प्रारंभ में ही वसूल किया जाएगा। नंबर बी प्रीमियम का तुरंत विनियोजन दिया जाता है। नंबर सी प्रत्येक बीमित एक ही धनराशि का बीमा करवाएगा। डी उपरोक्त सभी। तो सभी इसके राइट आंसर है। शुद्ध प्रीमियम की गणना की मान्यताएं क्या है? प्रीमियम बीमा अनुबंध के प्रारंभ में ही वसूल किया जाएगा। नंबर बी प्रीमियम का तुरंत विनियोजन दिया जाएगा। नंबर सी प्रत्येक बीमित एक ही धनराशि का बीमा करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक बीमा योजना के निम्नलिखित कथनों में से कौन योजना का दोष है? नंबर ए अधिक आयु के व्यक्तियों की मृत्यु दर अधिक होने से बीमा व्यय बढ़ जाता है। नंबर बी इस योजना में वृद्धावस्था के समय अधिक प्रीमियम लिया जाता है जबकि मनुष्य की आय के स्रोत समाप्त हो जाते हैं। नंबर सी प्रीमियम की दर में स्थिरता का अभाव होता है। डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्राकृतिक बीमा योजना निम्नलिखित कथनों में कौन योजना का दोष है? नंबर ए अधिक आयु के व्यक्तियों की मृत्यु दर अधिक होने से बीमा का व्यय बढ़ जाता है। नंबर बी इस योजना में वृद्धावस्था के समय अधिक प्रीमियम लिया जाता है जबकि मनुष्य की आय का स्रोत समाप्त हो जाता है। नंबर सी प्रीमियम की दर में स्थिरता का अभाव होता है। नंबर 53, बीमा अभिकर्ता के आवश्यक तत्व नहीं है। नंबर ए बीमा अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त हो तभी वो बीमा अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नंबर बी बीमा एजेंट को बीमाकर्ता के आदेश एवं आदेशों का पालन करना पड़ता है। नंबर सी बीमा एजेंट का कार्य बीमा कराना, नवीनीकरण एवं पुनर्जीवित करना है। नंबर डी बीमा एजेंट पूर्वकालिक एवं अंशकालिक नहीं हो सकते। तो सभी इसके राइट है। नंबर डी बीमा एजेंट पूर्व
पूर्णकालिक एवं अंशकालिक नहीं हो सकते, यही इसका राइट आंसर है। राइट, ये इस रंग है, राइट है नंबर डी। बीमा अभिकर्ता के आवश्यक तत्व तो नहीं है। क्या बीमा एजेंट पूर्णकालिक एवं अंशकालिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बीमा अभिकर्ता के आवश्यक तत्व में क्या सही है। आप सबको प्रयास ये कर रहे हैं कि कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिल सके, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा मिल सके, क्योंकि ज्यादातर वीडियोज में बड़े थोड़े थोड़े 10-10, 15-15 क्वेश्चंस होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। तो बड़े मास्टर वीडियो में आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है, 2-3 बार सुनेंगे उतने में कंफर्म भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बीमा अभिकर्ता के आवश्यक तत्व में क्या सही है। नंबर ए, बीमा एजेंट का कार्य बीमा कराना, नवीनीकरण एवं पुनर्जीवित करना है। नंबर बी, बीमा एजेंट पूर्णकालिक एवं अंशकालिक दोनों प्रकार के होते हैं। नंबर सी, बीमा एजेंट कमीशन या पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होता है। और नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो डी इसका राइट आंसर है। अगर आपके लिए उपयोगी है, आपको इससे लाभ हो रहा है, तो लाइक से तो जाता नहीं है, आप इसको अवश्य लाइक कर दीजिएगा। एक उंगली लाइक पे लगा दीजिएगा 1 सेकंड के लिए। और अगर आवश्यकता आगे के वीडियोज की भी है, 6 सेमेस्टर या LLB या BA LLB के किसी भी सेमेस्टर्स के लिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको जल्दी मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 55, बीमा अभिकर्ता के कार्यों में शामिल नहीं है। नंबर ए, प्रस्तावकों से संपर्क स्थापित करना एवं बीमा हेतु प्रोत्साहित करना। नंबर बी, कालातीत पॉलिसियों को पुनः चालू कर देना। नंबर सी, आयु का प्रमाणीकरण कराना। नंबर डी, प्रीमियम प्राप्त कर प्रस्ताव पत्र शाखा कार्यालय में जमा कराना। तो बीमा अभिकर्ता के कार्यों में ये शामिल नहीं है कि कालातीत पॉलिसियों को पुनः चालू न करने देना, भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 56 है। बीमा अभिकर्ताओं के कर्तव्य हैं कि नंबर ए, अभिकर्ता को जब भी परामर्श देना हो तो सही एवं बीमित के हित को सर्वोपरि मानकर देना चाहिए। नंबर बी, निष्ठा, ईमानदारी व चतुराई से कार्य करना। नंबर सी, निगम के नियमों, निर्देश एवं सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना। या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, बीमा अभिकर्ताओं के प्रमुख अधिकार हैं। क्या क्या अधिकार बीमा कर्ताओं के हैं। नंबर ए, बीमा अभिकर्ता को लाइसेंस प्राप्त होने पर बीमा व्यवसाय करने का अधिकार। नंबर बी, अभिकर्ताओं को अपनी सेवाओं के बदले कमीशन और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। नंबर सी, बीमा अभिकर्ता उसके द्वारा किए गए बीमा व्यवसाय का पूर्ण विवरण निगम कार्यालय से मांग सकता है। तो ये बिल्कुल सभी सही है कि इसका राइट आंसर है। बीमा का अभिकर्ता के भी ये अधिकार है। नंबर 58, बीमा अभिकर्ताओं की अर्हताओं में निम्न शामिल नहीं है। नंबर ए, वयस्क को, स्वच्छित हो। नंबर सी, जिसे एजेंसी का लाइसेंस प्राप्त ना हो। तो लाइसेंस जिसको प्राप्त नहीं होगा वो बीमा नहीं कर पाएगा, और सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एजेंट की सेवा समाप्ति किन दशाओं में हो सकेगी। नंबर ए, किसी न्यायालय द्वारा एजेंट को विकर्षित पाए जाने पर। नंबर बी, गबन या कपट का दोषी होने कारण दंडित किए जाने पर। नंबर सी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल होने पर। नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जीवन बीमा एजेंट की एजेंसी समाप्त हो सकती है। एजेंसी समाप्त होने की दशाएं क्या है। नंबर ए, बीमा एजेंट का लाइसेंस रद्द किए जाने पर। नंबर बी, यदि एजेंट ने निगम या पॉलिसी होल्डर के हित के विरुद्ध आचरण किया हो। नंबर सी, एजेंसी के आवेदन पत्र या किसी प्रस्ताव से संबंधित अपनी रिपोर्ट में एजेंट ने असत्य कथन किया हो। या उपरोक्त सभी। तो ये बिल्कुल सभी सही है। अगर बीमा एजेंट गड़बड़ी करता है तो उसका एजेंसी उसकी समाप्त हो सकती है और उसका लाइसेंस निरस्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में बीमा नियंत्रक को परिभाषित किया गया। नंबर ए, धारा 2 भाग 5 खा।
नंबर बी धारा 2 भाग 5 का, नंबर सी धारा 2 भाग 4, नंबर डी धारा 2 भाग 2। तो ये इसका राइट आंसर है धारा 2 भाग 5 खा। 1938 की धारा 2 भाग 5 खा में बीमा नियंत्रक को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में बीमा एजेंट की अधिकतम पारिश्रमिक दर निर्धारित की गई है? नंबर ए धारा 40 ए, नंबर बी धारा 40 बी, नंबर सी धारा 41, नंबर डी धारा 43। तो धारा 40 ए के अंतर्गत पारिश्रमिक दरों का निर्धारण किया गया। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ए के अंतर्गत एजेंट के अधिकतम पारिश्रमिक दर को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा की धारा 35 भाग 4 किन शक्तियों को प्रावधानित करती है? नंबर ए प्रबंधक व्यक्तियों को बचाने की शक्ति के लिए, नंबर बी पुनर्बीमा के बारे में निर्देश जारी रखने की शक्ति, नंबर सी तलाशी और जब्ती की शक्ति, नंबर डी अतिरिक्त निर्देशक की नियुक्ति करने की शक्ति। तो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 35 भाग 5 प्रावधानित करती है कि पुनर्बीमा के बारे में निर्देश जारी करने की शक्ति रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जीवन बीमा व्यवसाय से तात्पर्य उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा मानवीय जीवन का बीमा संपन्न कराया जाता है। बीमा अधिनियम की किस धारा में यह परिभाषित किया गया है? धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 4 में अथवा धारा 7 में? तो धारा 2 में ये परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, बीमा जीवन बीमा के आवश्यक तत्व कौन से हैं? नंबर ए प्रस्ताव उचित रूप में होना चाहिए, नंबर बी प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त रहित होनी चाहिए, नंबर सी दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के संबंध में प्रावधान जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की किस धारा में दिया गया है? नंबर ए धारा 2, नंबर बी धारा 3, नंबर सी धारा 5, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 3 भाग 2 के अनुसार क्या सही नहीं है? नंबर ए निगम का एक विधिक व्यक्ति होना, नंबर बी निगम एक स्वत्वधारी निकाय है, नंबर सी निगम अपने नाम से दावा नहीं कर सकेगा, नंबर डी निगम की संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने व बेचने की शक्ति होगी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 3 भाग 2 के अनुसार निगम अपने नाम से दावा नहीं कर सकेगा। नंबर 68, जीवन बीमा निगम की सहायता करने वाली समिति कौन सी है? नंबर ए कार्मिक सलाहकार समिति, नंबर बी भवन सलाहकार समिति, नंबर सी विकास सलाहकार समिति, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सभी इसके राइट आंसर हैं। जीवन बीमा निगम की सहायता करने वाली समिति कौन सी है? कार्मिक सलाहकार समिति, भवन निर्माण भवन सलाहकार समिति, विकास सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जीवन बीमा निगम के कार्यालय कौन नहीं है? नंबर ए केंद्रीय कार्यालय, नंबर बी क्षेत्रीय कार्यालय, नंबर सी शाखा कार्यालय, नंबर डी राज्य कार्यालय। तो राज्य कार्यालय जीवन बीमा का कार्यालय नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का कार्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, समय के आधार पर बीमा पत्र हो सकते हैं। नंबर ए आजीवन बीमा पत्र, नंबर बी बंदोबस्ती बीमा पत्र, नंबर सी अवधि बीमा पत्र, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। समय के आधार पर बीमा पत्र क्या हो सकते हैं? आजीवन भी हो सकते हैं, बंदोबस्ती भी हो सकते हैं, अवधि बीमा पत्र भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, आजीवन बीमा पत्र के रूप में कौन नहीं आते? एकांकी प्रीमियम आजीवन बीमा पत्र, या फिर साधारण आजीवन बीमा पत्र, नंबर सी बंदोबस्ती बीमा पत्र, नंबर डी अपरिवर्तनीय या आजीवन बीमा पत्र, बंदोबस्ती बीमा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72,
बंदोबस्ती बीमा पत्र के रूप है। नंबर ए साधारण बंदोबस्ती बीमा पत्र, नंबर बी दुगना बंदोबस्ती बीमा पत्र, नंबर सी विलंबित बंदोबस्ती बीमा पत्र, नंबर डी उपरोक्त सभी। सभी इसका राइट आंसर है। बंदोबस्ती बीमा पत्र के रूप है साधारण बंदोबस्ती बीमा पत्र, दुगना बंदोबस्ती बीमा पत्र, नंबर सी विलंबित बंदोबस्ती बीमा पत्र, ये सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में अग्नि बीमा को परिभाषित किया गया है? नंबर ए धारा 2 भाग ए, नंबर बी धारा 2 6 ए, नंबर सी धारा 2 5 ए, नंबर डी धारा 2 6। तो बी इसका राइट आंसर है, धारा 2 6 ए। भारतीय बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में अग्नि बीमा को परिभाषित किया गया है? धारा 2 6 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, अग्नि बीमा के अंतर्गत समृद्ध की जाने वाली जोखिमें कौन सी हैं? नंबर ए अग्नि, नंबर बी घरेलू उपयोग में लिए जाने वाले बॉयलर में विस्फोट से हानि, नंबर सी विद्युत के कारण लगी आग, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रकार की क्षतियां आग से ही पैदा होती, इसलिए नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, अग्नि बीमा के अंतर्गत समृद्ध न की जाने वाली जोखिमें कौन सी है? नंबर ए स्वयं प्रज्वलन, नंबर बी भूकंप, तूफान, बाढ़ और आप्लावन, नंबर सी दंगा या उपद्रव, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही इसका राइट आंसर होगा। अग्नि बीमा के अंतर्गत समृद्ध न की जाने वाली जोखिमें कौन सी हैं? ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अग्नि बीमा कब निरस्त की जा सकती है? नंबर ए परम सद्विश्वास के नियम का पालन न करने पर, या फिर जानबूझकर बीमित संपत्ति को हानि पहुंचाने पर, या नंबर सी बीमादारों द्वारा प्रीमियम अदा न करने पर, या नंबर डी उपरोक्त सभी। नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। नंबर 7